नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। यूं तो आज बात करनी है कंगना रनौत के एक बयान पर जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन बात उससे ज़्यादा गहरी है। कंगना रनौत का ये कहना है कि जिस उम्र में उन्होंने 2 नेशनल अवार्ड जीत लिए थे उसमें ये लोग बेरोज़गार हैं। अब ये सवाल बार बार उठता है कि जिसे आप जेन ज़ी कहते हैं, क्या उसकी योग्यता में कुछ कमी है? क्या पहले की जनरेशन आज की जनरेशन से बेहतर थी? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं और आजकल इन बच्चों के बारे में ये सवाल पूछे भी जाते हैं। जिस तरह का आंदोलन किया गया है जंतर मंतर पर और उसके जो परिणाम सामने आए, उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं इस जेन ज़ी के अपने तौर तरीके हैं और उन तौर तरीकों में एक तीखापन भी है, एक अंदाज भी है। और ये गैप हमेशा आया है, हर जनरेशन के साथ आया है। हमारी जनरेशन से पूछिए तो पिछली जनरेशन की कई बातें थी जिनको लेकर हम कई बार सोचते हैं, और आज की जनरेशन जो है वो हमारे बारे में कुछ विचार रखती है। तो ये समझने जैसा है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो जेन ज़ी है ना, यही आगे जाके लीड करने वाली है। तो इसकी सोच क्या है, इसकी क्षमताएं क्या हैं, ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बात करेंगे। लेकिन ये जो बहस छिड़ी है ये कंगना रनौत के एक बयान के बाद छिड़ी है। उनके मुताबिक प्रोटेस्ट में शामिल जेन ज़ी लड़कियां गटर छाप नशा करने वाली, कई पुरुषों से संबंध रखने वाली हाउसवाइफ तक नहीं बन सकती हैं। अब तो ये अजीबोगरीब बातें, एक महिला का लड़कियों को लेकर इस तरह का बयान क्या कहता, वो भी मंत्री हैं। क्या सरकार के बचाव में कंगना का बयान शर्मनाक है? कई बार गुस्से में कह देते हैं, कोई हमला करता है, आपके बारे में कुछ कहता है तो आपके मुंह से बातें निकल जाती हैं, लेकिन बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली ये वापस नहीं होती। क्या कंगना को माफ़ी मांगनी चाहिए इस मामले पर? क्या सोचते हैं आप? सवाल ये भी है कि क्या एक जनप्रतिनिधि की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आइए इन मुद्दों पर बात करते हैं। खासतौर पर जो मैंने शुरुआत में कहा कि ठीक है, बयान तो दिया गया है और ऐसे कई बयान उनके आते रहे हैं, लेकिन जेन ज़ी को लेकर ये जो चर्चा छिड़ी है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ होगा। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर छिड़ा घमासान अब भी जारी है। प्रदर्शनकारियों पर कंगना रनौत की टिप्पणी के बाद मचे हंगामे पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आए रिएक्शन पर कंगना बुरी तरीके से चिढ़ गई हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं पर व्यक्तिगत हमले अब शुरू कर दिए हैं। हालांकि बयानबाजी दोनों ओर से जारी है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी कंगना रनौत के बयान को लेकर उन पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि इन सबसे बेपरवाह कंगना ने एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सौरभ दास को अपने बयानों में घेरा है। क्या कहा है कंगना ने, आप भी सुनिए। असल में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कंगना की गंभीरता को लेकर सवाल खड़े किए गए, जिसकी वजह से कंगना रनौत कुछ ज्यादा ही भड़क गई। पार्टी के प्रवक्ता और नेता सौरभ दास ने कहा कि उनकी पार्टी उन्हें सीरियसली नहीं लेती और यही वजह है कि कंगना रनौत ने सीधे सौरभ दास पर हमला बोलते हुए बेरोजगार और उनके छात्र होने पर ही सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि कंगना ने खुद के बारे में बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि जिस उम्र में सौरभ दास हैं, उस उम्र में उन्होंने नेशनल अवार्ड जीतने जैसी बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली थी। असल में कंगना रनौत ने 2 दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों के तौर तरीकों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कंगना का बयान जिसमें कंगना ने इनकी फितरत, मकसद और संस्कारों पर सीधे सवाल उठा दिए, जिसके बाद सियासी बवाल छिड़ गया, क्योंकि अब तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ खुद प्रधानमंत्री युवाओं की वकालत करने के साथ साथ नीट पेपर लीक की गड़बड़ियों पर एक्शन लेने के बाद कहते आ रहे थे। यहाँ तक कि सरकार इससे जुड़ा एक सख्त बिल भी लोकसभा में ले आई। पार्टी के नेताओं की ओर से जो भी बयान दिए जाते रहे, उनमें युवाओं को निशाना बनाने की बजाय आंदोलन के पीछे की ताकतों का जिक्र किया जाता रहा। लेकिन कंगना रनौत ने इससे परे जाकर सीधे सीधे प्रदर्शनकारियों पर ही सवाल दागने शुरू कर दिए, जिसमें कपड़े, एक्शन से लेकर संस्कारों तक की पर्ची उछाल दी।
मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी, और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने उन पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। विल डू इट वेरी सून। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधरती है तो करना पड़ेगा। चलिए ये बताइए, कंगना रनौत ने भी जेनजीज को उनको कौन सीरियसली लेता है? कंगना रनौत के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। हो सकता है कि कंगना को इसकी खबर भी हो, क्योंकि संस्कारों और तौर तरीकों की दुहाई देकर कंगना रनौत की जिंदगी से जुड़े पन्ने भी अब खोले जा रही हैं, जिसे उन्होंने खुद सरेआम कबूल किया है। अब ऐसे में ये लड़ाई महज अधिकारों की नहीं रही, ये लड़ाई सियासी से ज्यादा व्यक्तिगत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो मैंने शुरुआत में ही कहा आपको, मसला ये नहीं है कि कंगना रनौत क्या कहती हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल क्या कहता है, बेशक वो एमपी क्यों ना हो। मसला ये है कि जनरेशन गैप को लेकर अब जो बहस शुरू हुई है उसकी वजह भी तो है ना, वो इसी जैन जी ने तो दी है। क्यों आप आज उसके बारे में बात कर रहे हो, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। बड़ा दिलचस्प और गहरा विषय है ये। मौमिता चक्रवर्ती हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त पैनल पर मौजूद हैं। नमस्ते। आसमा तस्लीम जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रियंका राणा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चारू शर्मा हैं, एक्टर मॉडल हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का स्वागत कर। और डॉक्टर निशा खन्ना भी हैं। ये मैंने अपनी टीम से कहा, भाई एक मनोवैज्ञानिक का होना बड़ा ज़रूरी है, मेरा भी विषय है ये। तो डॉक्टर निशा आपका भी स्वागत है, चारू जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौमिता जी, शुरुआत आपसे। पहले तो ना इत्तफाकी, चलिए इसी से बताइए आप क्या सोचती हैं, कंगना रनौत जो कह रही हैं उस विषय में, आज की जनरेशन खास तौर पर जिसने प्रदर्शन किया है उसके विषय में आपके विचार क्या हैं? नमस्ते प्रवीण जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द पैनलिस्ट हियर। देखिए क्या है कि मैं एक मिलेनियल जनरेशन से आई हूँ, तो कंगना जी ने जो कहा है, मैं कहती हूँ कि उन्होंने सारे लोगों के लिए ये बात नहीं कहे होंगे। उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द प्रयोग किए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को गोली मारने की धमकी दी है, जिन्होंने प्रधानमंत्री को माँ बहन की गाली देकर स्लोगन लगाए, नारे दिए, उनके लिए उन्होंने कहा है ये बात। और सौरभ दास का जो टिप्पणी आया है उसके बाद कि उसको कोई नहीं सीरियसली लेते हैं कुछ भी, तो कंगना ने जो जवाब दिया है वो एकदम सही जवाब दिया कि उन्होंने उनकी उम्र में 2-3 नेशनल अवार्ड जीत लिया। देखिए, मैं सौरभ दास को पर्सनली नहीं जानती हूँ, ना ही तो उसके ऊपर मेरा कोई पर्सनल आउटरीच है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देश के लिए बात करती हूँ और जनहित के लिए बात करती हूँ, तो देश हित के लिए सीजीपी का जो प्रोटेस्ट, नीट पेपर लीक तक ठीक है, चलो वो तो मैं भी उनके साथ ही हूँ, बट मैं एक छोटा सा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मौमिता जी ये बताइए, क्या सौरभ दास अपनी उम्र में, या वो अगर इस उम्र की बात करती हैं तो कोई छोटा काम कर रहे हैं? 2 नेशनल अवार्ड नहीं मिले तो जो उन्होंने अभी किया है उसको क्या मानेंगे आप? मतलब वो एक बड़ा काम है या नहीं? मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप माफी चाहूंगी, कुछ गलत मैंने पूछ लिया। आप मुझे एक चीज बताया कि सौरभ दास ने देश के लिए कुछ किया है।
आप बस मुझे बता दीजिए प्रवीण जी, और सबसे मैं ये पूछ रही हूँ, अब जिन लोगों ने यहाँ पे पैनल में है, मुझे बस बता दीजिए कि सौरभ दास, वो अभिजीत दीपके और रंग के, इन तीनों ने देश के लिए क्या किया? सिर्फ नारे लगाते हुए पार्लियामेंट में विदाउट पुलिस परमिशन प्रोटेस्ट लेकर जाना, ये क्या देश हित के लिए काम होता है? मैं इसको ऐसे, अब क्योंकि आपने प्रश्न की तरह रखा है तो हालांकि मैं इस पैनल में गेस्ट की तरह नहीं हूं, मैं अगर होता या रहता हूं तो मैं इस पर अपनी टिप्पणी करता हूं अवश्य, पर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं कि एक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि सरकार को शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा, ये अपने आप में मैं इसको हल्के में नहीं लेता। मतलब ये देश के लिए है नहीं है, बट नीट के छात्र या वहाँ जितने छात्र मौजूद थे उनको संतुष्टिकारक ज़रूर लगा इसका जो आउटकम आया है, और इसको विजय की तरह उन्होंने लिया है अपने। तो अगर विजय मिली है एक लड़ाई में, तो मैं ये नहीं मानता कि देश के लिए करना नहीं करना तो एक हम अपने अपने स्तर पर करते हैं। एक छोटा सा खोमचे वाला भी देश के लिए कुछ कर सकता है अपने स्तर पर। आप देश को नहीं बिगाड़ रहे हैं, यही सबसे बड़ा एहसान कर रहे हैं, वो एक अलग विषयांतर हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सौरभ दास और अभिजीत दीपके या इन लोगों ने जो प्रदर्शन किया उसको आप ऐसा नहीं मान सकते कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, उसका इम्पैक्ट तो हुआ है। बस एक लाइन कह दो प्रवीण जी, अगर आप इजाजत नहीं तो। मैं वही बोलना चाहूंगी कि नीट प्रोटेस्ट तक ये ठीक था, पर यही सौरभ दास, रंग के, फिर अभिजीत दीपके ने जब देखा कि ये प्रोटेस्ट में 370 के नारे लग रहे हैं, फिर एंटी नेशनल नारे लगते हैं, फिर बोला जाता है कि आरएसएस मुर्दाबाद, प्रेमानंद महाराज जी के प्रोटेस्ट के साथ क्या संबंध है, तो मुझे ये सब चीजें में मैं एग्री करता हूं इस बात से कि कई अनर्गल बातें हुई हैं, कई वीडियोस आए हैं आपत्तिजनक हैं। जो कंगना रनौत ने कहा, वो जो उनका दूसरा वीडियो अभी मेरी रिपोर्ट में आपने देखा, वो मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि कई बच्चों के ऐसे वीडियोस आए जिसको आप कभी अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहेंगे। उस उम्र के बच्चों तक ये बातें क्यों पहुंच रही, कौन उनके दिमाग में डाल रहा है, ये बहुत चिंता का विषय। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। डॉक्टर निशा खन्ना, आप थोड़ा इस पर टिप्पणी करें। जनरेशन गैप एक ऐसा चिंता का विषय हमेशा हर जनरेशन में रहता है। हमें लगता था कि हमारे पिताजी की जो जनरेशन है वो हमें नहीं समझ पा रही है, अब हम भी वो पिता वाली भूमिका में आ गए हैं, तो अब ऐसा लगता है कि वो जनरेशन आगे निकल गई है। यही जो जेन जी है, घर के बच्चों को देखते हैं और उनको हम भी बोलते हैं कई बार कि तुम्हारी उम्र में तो हम दिल्ली आ गए थे, तब तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलता था, और ये सब बहुत सामान्य टिप्पणियाँ होती हैं। क्या ये बहुत आम है और सचमुच में एक बहुत बड़ा चेंज, एक ड्रास्टिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है जनरेशन के बीच में? देखिए, जनरेशन के बीच में ड्रास्टिक चेंज तो है ही है, बट मुझे जो लग रहा है हमें करना चाहिए इत्तेफाक इन दोनों से, क्योंकि जहाँ पर भी ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कंगना हो और चाहे हमारे जेनजीज या यूथ हो, अगर तो दोनों ही हम अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कंगना जी अब फिल्म एक्टर या इंडिविजुअल ना होकर एक ऐसे ओहदे पर बैठी हैं जहाँ पर मैं मानती हूँ आजकल के जो यूथ है वो कहीं ना कहीं किसी गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, पर अगर हम उन्हीं के साथ उन्हीं के लेवल पर जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा हमारा उन पर असर पड़ेगा। अब आई वुड से कि एवरीवन इन द हिंदुस्तान में हर शख्स उनकी काबिले तारीफ करेगा एक्टिंग को लेकर, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना होगा आज की जनरेशन, जो हमारा आज का यूथ है, उसकी अपनी एक सोच है। वो सोच सही या गलत हम दूर से बैठ के भी नहीं बता सकते। अगर आपको उनकी कोई बात गलत लगी है, आप उनसे बहुत सादे तरीके से और अपने जिसे बोलते हैं, क्योंकि वो अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद पर है, उस पद पर रहकर अगर वो कुछ भी बोल पाती है तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और उस पद पर शायद बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भारत के बहुत सारे लोगों की उन पर होगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम भाषा का प्रयोग अच्छा करें तो वो ज्यादा घटिया शब्द अपने आप में ही मुझे लगता है आप डिग्रेड कर रहे हैं। आप अगर हम भाषाई तौर पर चीजों को निकाल दें तो विचार और भाव से आप सहमत हैं? देखिए, विचार, क्योंकि वो अपनी स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, और देखिए जो मुझे लग रहा है सौरभ का जो तरीका है वो एक अलग तरीका है। वो शायद एक लाइफ में अगर आप कुछ नहीं करें, देखिए ये तो होता ही है ना, अगर आज मैं खाली बैठी हूँ तो मेरे पास टाइम भी होगा, या मेरी वो प्रायोरिटी लिस्ट में है, हो सकता है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में पॉलिटिशियंस बनना हो, जो कंगना जी है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हो कि शायद पैसा कमाना है, सेल्फ मेड बनना है, क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस अलग तरह के थे। इस बच्चे के सर्कमस्टांसेस अलग तरह के हो सकते हैं, इसके पेरेंट्स अगर ये काम ना भी करे और कुछ समय तक उसका खर्चा चला सकते हैं। देखिए, अब दो लोगों का बैकग्राउंड
सिमिलर नहीं होता तो उनकी सोच भी सिमिलर नहीं होती। देखिए, दो लोग चोरी करते हैं, एक अपना पेट भरने के लिए भी चोरी कर सकता है, एक माँ के लिए दवाई लाने के लिए भी चोरी कर सकता है, और इसलिए भी चोरी कर सकता है क्योंकि मेरा चोरी करने का मन है। तो आप सही या गलत के मायने जो है वो आपके एक्ट मैं आऊंगा, पर और ये आपकी बड़ा background पर भी दिलचस्प बनते हैं। विषय है, और खास तौर पर जो एक्सप्रेशन की बात की, एंड सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक्सप्रेशन के लिए जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, क्या जेनजी की ये भाषा और तौर तरीका ही हो गया है जिसको शायद हम नहीं समझ पा रहे और अवाक हैं कि अरे बाप रे इतना गंदा ऐसा बोल दिया। आसमा जी, अब मैं आऊंगा इस पे, एक एक करके सबका पहले टिप्पणी ले लें। आसमा जी, आप निश्चित तौर पर कंगना रनौत से तो सहमत नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैं भाव को जानना चाहूँगा। कई वीडियोज़ आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आपत्तिजनक हैं। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा किया गया जो कभी राहुल गांधी जिसका समर्थन नहीं करेंगे, कांग्रेस जिसका समर्थन नहीं करेगी, कि गाली गलौच हो, अभद्र टिप्पणियाँ हों, अभद्र इशारे किए जाएं, कई वीडियोस बनाए जाएं और सोशल मीडिया या रील्स तक चीज़ों को सीमित कर दिया जाए। तो भाव कुछ भी हो, क्या इन चीज़ों का विरोध होना चाहिए, या इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे कि शायद मैं उसकी कुछ एक बातों को ही पकड़ के बैठ गया? प्रवीण जी, थैंक यू। हेलो टू माय को पैनलिस्ट। पहले तो कंगना जी का जो स्टेटमेंट रहा है दैट वाज सो रिप्रेहेंसिबल। मतलब ये ना एक मानसिकता को रिफ्लेक्ट करता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट इट इज। वो इन्होंने जनरलाइज किया है, उन्होंने जनरेशन को गटर जनरेशन कहा है। इट इज एज इक्विवेलेंट टू एज जनरलाइजेशन, एंड हर स्टेटमेंट वाज जिनजी हिंदू लड़कियां घर से ड्रग्स लेना, शराब पीना या बॉडी काउंट, कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध की अपनी आजादी का दिखावा करती है। सो आप बताइए, out of all these panelists sitting here and discussing, would they agree with her point of view about the Gen Z girls? Would the people have the consensus on it? ये कोई भी ये स्टेटमेंट को कॉन्डेम करेगा। Nobody will accept whatever Kangana has said is horrid. मतलब ये पूरा छोड़ दीजिए, आप जेनजी का छोड़ दीजिए, कॉमन टॉपिक हटा दीजिए, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह देखिए, एज अ मेल ऑल्सो, इफ अ फीमेल ऑल्सो, जस्ट अ कॉमन ह्यूमन बीइंग हु इज लिसनिंग टू दिस वर्ड्स, व्हाट वुड दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट ऑफ? दिस वर्ड्स रिफ्लेक्ट ऑफ हर रीक्स ऑफ हर रिग्रेसिव माइंडसेट। एक कह सकते हैं कि एक हिस्टेरिक पागल माइंडसेट वाला इंसान ऐसे कोई बयानबाजी कर सकता है। अर्लियर इन्होंने फॉर्मर प्रोटेस्ट में कहा था कि देवर बॉडीज डिस्प्लेड, वो एक रेप प्रोटेस्ट साइट हो गई थी। ऑल दैट स्टेटमेंट के बाद बीजेपी खुद इनके स्टेटमेंट से डिस्टेंस कर लिया था। बीजेपी ने बोला कि इनका शायद वो पर्सनल, इसीलिए तो मैं आपने अगर सुना हो आसमा जी, तो इंडिविजुअल की एनालिसिस पे मुझे जाना ही नहीं था। मैंने तो शुरुआत में ही कहा था बीजेपी खुद भी डिस्टेंट हो जाएगी, वो चाहेंगे ही नहीं। मैं प्रवीण जी यही बता रही हूँ, ये स्टेटमेंट से भी बीजेपी खुद डिस्टेंस कर लेगी। ये सारी जनरेशन को गटर जनरेशन जो बोला गया है, थोड़ा सा वेट कर सकते, हो सकता है हो जाए। बट बड़ा अच्छा पैनल है। मैं आप सब लोग अपने अपने विषय के जानकार है, तो मैं ये इसमें थोड़ा डीप डाइव करना चाह रहा हूँ, ये विषय समझना चाह रहा हूँ। मोमिता जी, क्विक कमेंट, फिर मैं प्रियंका जी के पास में जाऊंगा और चारू जी के पास। वही कहना चाहूंगी कि कंगना ने जो कमेंट कर दिया है वो डेफिनेटली सब लोगों के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं श्योर हूँ इसमें वो वही कहना चाहते हैं जो लोग अपशब्द की प्रयोग किया है। और आप सभी ने, एक सेकंड ना, आप सभी ने ये देखा होगा कि ये फोटो सबके सामने आया था जिसमें हमने देखी कि एक लड़की एक टॉप टाइप का पहन के, पूरा पैंट का उसका जिप उतर के, पूरा एकदम बेली ओपन करके प्रोटेस्ट में जाकर हाथ उठाकर पता नहीं कैसे कैसे चली गई। तो ये एक प्रोटेस्ट की अगर आउटफिट भी आप बोल सकते हो, जैसे हमारे एयरपोर्ट आसमा जी का यही कहना है, उनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए कोई एक लड़की ऐसी थी, किसी एक लड़के ने ऐसा किया, तो वो ठीक है, उनको स्पेसिफाई करके कहते हैं। आपने पूरे जेन जी के बारे में कोई टिप्पणी क्यों कर दी, ये उनका। मैं आऊंगा इस पर, थोड़ा समझते हैं इसको। प्रियंका जी और चारू जी को भी थोड़ा सा अपना ओपनिंग कमेंट देने दीजिए। प्रियंका जी, अभी आपने बाकी के पैनलिस्ट को सुना, अब अगर इस पर जाएंगे कि कंगना रनौत सही हैं या गलत हैं, वो कितना सोचकर बोलती नहीं बोलती, तो ये तो पूरा समय की बर्बादी हो जाएगी। मुझे ये बताएं, जेन जी का जो एक्सप्रेशन है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी जो भाषा है, क्या वो आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, या उनसे पहले की जनरेशन नहीं समझ पा रही है, या फिर ये थोड़ा गड़बड़ी है, इसमें सुधार की गुंजाइश है?
देखिए, कोई भी अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे वो मिलेनियन हो, चाहे जेनजी हो या अल्फा जो आने वाले हैं वो हो। तो इस तरह की भाषा का कभी भी कोई भी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जब बात कंगना रनौत की आती है, देखिए आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब कंगना रनौत बोलती हैं और ये कहती हैं खुद एक पार्लियामेंट की मेंबर होकर के कि जो जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है वो गटर है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो भी उस मुद्दे पर जब आप पूरे एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लोग अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं, वहां पर कितने हजारों बच्चे वहां पर मौजूद थे जिनका नीट का पेपर लीक हो गया। मैं कहती हूँ कितने एग्जाम के पेपर्स हैं जितने लीक हो रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, उनके ऊपर वो आवाज उठा रहे थे और उनमें से इक्का दुक्का आपने उठा लिया। अभी आप कपड़ों पर टिप्पणी कर रही थी, कह रही थी कि वो सबके लिए नहीं था, वो किसी के लिए था। तो कपड़े क्या, मैं अगर पर्सनल हो करके पूछूं तो कंगना रनौत के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो क्या वो सही लगेगा? मैं एक महिला होने के नाते कभी भी ये चीज टिप्पणी जो है किसी युवा के लिए नहीं करूंगी, ना ही कपड़ों के बारे में बात करूंगी। यहाँ पर बात आती है कि विरोध किस चीज पर हो रहा था और आप एक एक करके समझ नहीं पा रहे, किसी भी बच्चे को आप ये कह रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे ने गलत भाषा भी इस्तेमाल करी है तो क्या आप उसकी सुंदरता पे टिप्पणी कर सकते हैं? क्या आप उसको ये कह सकते हैं वो फ्यूचर में अच्छी माँ नहीं बन सकती है? क्या आप उसकी जो परवरिश है उस पर उंगली उठा सकते हैं? इस तरह की चीजों पर आप समर्थन देते हैं। किस तरह की आप पे पट्टी बांध करके, कंगना रनौत ने पहले भी कैसे स्टेटमेंट दिए हैं, जब किसान आंदोलन हुआ था तब क्या बोला था, उन्होंने कहा था वहां पर 100 रुपए लेकर के महिलाएं बैठती हैं। किस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है किसी भी महिला को? क्या सिर्फ एक देश के अंदर जो अपने आप को महान समझती है वो सिर्फ कंगना रनौत है? जो भी आंदोलन करेगा क्या वो 100 रुपए लेकर के बैठता है? क्या वो जो है उनको अपमानजनक स्थिति में पहुंचा देंगी? प्रियंका जी, मैं जवाब दूं प्रवीण जी? क्विक कमेंट दीजिएगा ताकि मैं चारू शर्मा जी के पास जाऊं। जी जवाब दूंगा। अच्छा प्रवीण जी, देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगी, कंगना रनौत इज एन एक्ट्रेस, तो वो जैसे ड्रेस पहनती है, वो एक्टिंग के लिए कुछ भी पहनती है तो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। पर अगर उसको कभी हमने एक्टिंग के लिए अगर वो पहन सकती है ठीक है, अगर विरोध में अगर गलती एक मिनट प्रियंका जी मैं तो कह रही हूँ जो गलत है, लेकिन उनको सही दिशा दिखाने का काम क्या इस तरह से किया जाएगा? क्या इस तरह से आप समझाएंगे उनको गटर बोल करके उनके बारे में? मोमिता जी रुकिएगा, मोमिता जी प्रियंका जी मेरे साथ कम बैठी हैं, प्रियंका जी मेरे साथ कम बैठी हैं, मुझे उनको बताने दीजिए। आप बैठी हैं, आप, मैं जानता हूं कि आप लोग अभी, मैं आधा घंटा 1 घंटे के लिए आप लोगों को छोड़ देता हूं, आप बात करते। एक अच्छी चर्चा चल रही है जिससे कुछ निकल कर आएगा, और मेरा हमेशा मकसद होता है कि चर्चा जब जाए तो वो जेन जी भी सुनता है और उसको थोड़ी देर में कुछ मिल जाए, उसको लगे कि हाँ ये चर्चा हो रही है। 1 मिनट दीजिएगा जवाब देने के लिए प्रवीण जी। बोलिए अपना इनका जवाब सुन लीजिए। पहला तो आपने कहा कि वो अपने फिल्मों के लिए पहनती हैं, वो जेनरिक नहीं पहनती हैं। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, क्या आप कंगना रनौत को डिफेंड कर रही हैं? मैं उनको डिफेंड कर रही हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ उन्होंने जो दृष्टि लेकर ये बात कही है, दैट वाज डेफिनेटली नॉट मेंट टू ऑल द जेन ज़ी। ठीक है, क्योंकि मैं और भी एक लाइन इसमें जोड़ना चाहती हूँ। कंगना रनौत को कभी हमने देखी कि वो शॉर्ट स्कर्ट पहनकर और कोई बिकिनी पहन के पार्लियामेंट में गई नहीं। ऐसे एयरपोर्ट लुक जैसा होता है, उसको भी पता है कि पार्लियामेंट में कैसे जाया जाता है, कैसे वहां पे हम जा सकते हैं। पर जो प्रोटेस्ट में एक लड़की आई थी, वहां पे ऐसे नंगे होकर आने की क्या जरूरत थी? ये मैं बोल रही हूँ, मतलब उसकी पर्सनल, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। वो घर में जाकर कुछ भी गॉट इट, पर वो भी हम फिर हम कुछ लोगों तक, मोमिता जी उसमें भी हम, सुनिए, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। पर जैसे हम इधर अब फिर आप 1-2 लोगों पर फोकस हो जाएंगी तो ये भी कंगना रनौत पर फोकस हो जाएंगे, फिर मामला वहीं अटका रहेगा। जवाब दिया बस। ठीक है, चारू जी आप मुझे बताएं, आप ग्लैमर वर्ल्ड को भी जानती हैं, सोशल मीडिया को भी आप खूब अच्छे से समझ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में थोड़ा सा ये रील का, सोशल मीडिया का जो क्रेज आया है, मतलब वो दिखाने के लिए उनके पास में पूरा संसार पड़ा हुआ है, उनके पास एक बड़ा एक्सपोजर है जो पिछली जनरेशंस के पास नहीं था। इतना एक्सपोजर नहीं होता था, बड़ा मुश्किल होता था। टेलीविजन पर इक्का दुक्का आ गए तो सेलिब्रिटी हो जाते थे, आजकल हर कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये भी एक आग में घी का काम कर रहा है, बच्चों को एक अवसर मिल रहा है जिसकी वजह से वो शायद जैसा नहीं करना चाहिए वैसा, और बच्चा तो बच्चा होता है, बचपना होता है, या फिर इसको किसी और दृष्टि से देखना चाहिए? टाइम काफी चेंज हो चुका है, सोशल मीडिया का जमाना बहुत ज्यादा चल रहा है,
ओवरऑल मेरा तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की लाइफ से थोड़ा सा अपने आप पे भी फोकस करना चाहिए, और सोशल मीडिया के ट्रेंड को इतना भी पागलों की तरह फॉलो नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी एक अपनी जो लाइफ है उसको ही भूल जाओ और अपना लाइफस्टाइल ही खत्म कर दो कि अपनी रियल असल जिंदगी क्या है। और बात मैं यहाँ करती हूँ कंगना जी की, तो उन्होंने जो ये बयानबाजी करी है कि जो भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रखी है बहुत ही गलत रखी है। बहुत अच्छी है वो, अपने आप में फाइटर कहलाती हैं वो। कहीं ना कहीं उनको इस तरीके के शब्दों का मेरे ख्याल से प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मे भी हो सकता है उनकी कहने का तरीका कुछ और हो, और उनसे जो उनकी डिलीवरी हुई है, जो उनके वर्ड्स की डिलीवरी हुई है वो कुछ और हुई है। सो कहीं ना कहीं वो मेरे ख्याल से यूथ को एक मैसेज ही गया है कि यार जो ये दिख रहा है रील्स के थ्रू, जो मैम ने अभी यहाँ पे कहा कि कैसे कपड़े पहन के प्रोटेस्ट में लड़कियां गई हैं, बच्चियां गई हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे बहुत आम पब्लिक है, पुलिस भी है, काफी लोग हैं, तो आपको उसके हिसाब से ही अपना ड्रेसअप करना चाहिए कि आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, आप छोटे कपड़े पहन के जा रहे हो। और उन्होंने जैसी भाषा का प्रयोग किया उसके साथ मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जैसे जेनजी जो बच्चे हैं, पीढ़ियां जो चलती आएंगी, पीढ़ियां, एक पीढ़ी तो रहने वाली है नहीं, उसके आगे कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, तो पीढ़ियां तो चलती रहेंगी, बदलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं हमारा ये यूथ बच्चों ने अपने कपड़ों, भाव भंगिमा, अपने वीडियोस के जरिए ऑब्सीन कई वीडियोस ऐसे हैं जो हम नहीं, सचमुच में नहीं देख सकते, बिल्कुल। इतना गंदा गंदा उन्होंने इतनी अभद्र भाषा बोली है, हमारे लीडर साहब के लिए बहुत कुछ बोला है। ओवरऑल मतलब मैं कहती हूँ कि ठीक है, ये क्यों हुआ है, आप खुद बताइए मुझे, ये क्यों हुआ है? इसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है इसका। क्योंकि ये कारण ये है कि उनके ऊपर लाठी बरसात हुई है, उनके ऊपर इतना कुछ उन्होंने सहा है। सबसे पहला तो देखो, पेपर लीक होना ये बहुत आम सी बात थी, बहुत पहले से चला आ रहा है, अब तो नया है नहीं ये। तो कहीं ना कहीं हमारे लीडर साहब को इसके ऊपर कमर कसनी चाहिए, उनको इस चीज पे काम करना चाहिए कि ये चीज के ऊपर रोकथाम हो, ना कि ये चीज बढ़े। ठीक है, कंगना रनौत जी को इस पे सपोर्ट करना चाहिए था, उनको बढ़ चढ़ के अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। उनके पास तो एक प्लेटफॉर्म है, वो तो बोल सकती हैं, ओवरऑल उनकी बात पूरा देश सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा मैसेज देना चाहिए था। मे भी हो सकता है उनकी शब्दावली थोड़ी सी गलत हो गई है, बट उनका तरीका सही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सबके लिए भी नहीं बोला है, थोड़े लोगों के लिए बोला है, और जिनके लिए बोला है आप सब अच्छे से जानते हैं, पैनल में सब लोग जानते हैं, तो आप सब लोग यहाँ बहुत समझदार हैं, सबको पता है यहाँ पे किस तरीके की शब्दावली यूज की गई है। अभी कुछ दिन पहले हमारी जनरेशन के बड़े मशहूर मोटिवेटर हैं डॉक्टर शिव खेड़ा। शिव खेड़ा जी से हमारी चर्चा हो रही थी, बड़ी लंबी चर्चा। उनका बड़ा एक दुख था, हालांकि मैं ये सोच रहा था, वो मुझसे आगे की जनरेशन के, पिता की उम्र के, मैं एक जनरेशन का हूँ, और फिर एक जेन जी आ गई जो हमारे बच्चों की जनरेशन है। वो ये कह रहे थे कि जेन जी जो है वो, उनके पास एक रिसर्च है, और वो ठीक भी है रिसर्च, कि अभी जब भी नौकरी पर रखा जाता है तो बच्चों को फौरन, मतलब रखने के 3 से 4 महीने में निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि उनको झेल नहीं पा रही हैं कंपनियां। ऐसा एक बाकायदा शोध आया और इसका अच्छा खासा परसेंटेज है। अब क्या ये जो जेन जी है, और इसको हम स्मार्टर भी पा रहे हैं क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, बट क्या एक ये जो चेंज है इसमें कहीं उसके सामने एक चुनौती है? हो सकता है कि ये जो इतना सोशल मीडिया का बूम आया, हर एक को स्टार बनने की चाहते हैं, तो उसके ऊपर दबाव बढ़ा है कि उसके साथ का या उसके साथ के कई लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूं, और इस चक्कर में वो कई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। यानी इनको कुछ लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। अगर ये जनरेशन का सपोर्ट नहीं होता तो वहाँ पर इक्का दुक्का लोग भी, ना तो वो भाव भंगिमाएँ करते, ना वो कपड़े पहन कर जाते, ना वो स्लोगन्स चलाते। बड़ी तादाद में बच्चों का समर्थन तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर खन्ना, देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी, जो जेनजीज की अच्छा है, आप अवेयरनेस है, आपको अपने इमोशंस का अवेयर है, बट एक चीज़ आती है जब हम एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं। मेरी लाइफ मेरे रूल, ये जेनजीज का आजकल का नारा भी है। तो जब आप कपड़े पहनने की बात करते हैं, और स्पेशली जब लोगों से अब बात की जाती है, कोई कंट्रोलिंग की बात नहीं होती है। हम हर जगह हम एक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं, हम जगह पर जाकर करते हैं, क्योंकि अगर आप जेनजीज को ये गाइड भी करते हैं कि आप ये नहीं पहने, तो उनका ये आता है, ये मेरी बॉडी है, मेरा तरीका है, या अगर मैं कोई भी चीज करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, उनका है, बिल्कुल उनको हक है ये चीज करने का। पर कहीं ना कहीं ये क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, उसके होने के नाते, जैसे होता है, आप रेड लाइट पर गाड़ी रोकना एक नियम है और वर्ल्ड लेवल पर वो नियम है,
तो वहां पर क्या आता है, कुछ लोग गाड़ी रेड लाइट से क्रॉस करते हैं, कोई बात नहीं हम पुलिस वाले को देख लेंगे, चालान कट के घर आ जाएगा, लॉयर को भेज देंगे। तो ये जो एटीट्यूड है एंटी सोशल, जहां हम ना लॉज की फिक्र करते हैं, ना सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस की फिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जब ऐसी लैंग्वेज हो या कुछ भी हो, क्योंकि आजकल जेनजी सोचता है कि अगर कोई हमसे बड़ा है, रिस्पेक्ट डेफिनेटली अर्न की जाती है, बट क्या कोई आगे आकर अगर कोई गाली निकाल रहा है तो वो रिस्पेक्ट नहीं है। आप अपनी बात कहने का तरीका अलग हो सकता है, मैं फिर वही कहूंगी, अगर अभद्र भाषा का प्रयोग कंगना क्या इसको हम जेनरिक रखें, जो आपने बात अभी कही है, ये बहुत सारी यूथ का ये है, आज बहुत कम आज समय की जनरेशन के साथ ये बहुत- प्रॉब्लम है, मतलब आप ये बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आज की जनरेशन Got बहुत it. कम समय में पैसा कमाना चाहती है, पावर चाहती है। बहुत मतलब आप देखिए स्टार्टअप्स क्यों चल रही है, क्योंकि सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, सबको 500 करोड़ 100 करोड़, उससे कम की तो बात ही नहीं करनी है। सबको आज की नेशन में फाउंडर बनना है, किसी को आज की डेट में वही है, चाहे वो एक आपका सवाल खुद का आसमा जी mindset ने हो। सबसे पूछा था कि क्या आप डिफेंड कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि पैनल पर ज्यादातर लोगों ने इस बात का विरोध किया है। इसके साथ में कोई मौमिता जी है तो थोड़ा सा वो संभल कर चलते हुए इसका विरोध या समर्थन दोनों के बीच में है, यानी कोई कुल मिलाकर समर्थन। लेकिन यहाँ एक बड़ा पॉइंट आया, मैं यही तो चाहता था, डॉक्टर निशा खन्ना ने जो रखा है कि आज की, और वो मनोवैज्ञानिक हैं तो उनका विश्लेषण है, वो बच्चों से डील भी कर रही होंगी, कई पेरेंट्स भी उनके पास आते होंगे, तो उनके पास में कई इस तरह के एक ऐसा कह सकते हैं एक सर्वे बैठा हुआ है जो जीते जागते लोगों का जिन्होंने एनालिसिस किया है। अब मुझे बताइए एक एक करके, चारू जी कुछ कहना भी चाह रही हैं, तो चारू जी पहले आप ही बताइए मुझे कि क्या जेन जी के अंदर एक आप आंदोलन देखती, भीतरी आंदोलन है तो बाहर आंदोलन जल्दी बन जाता है, और वो चाहता है कि जो डॉक्टर खन्ना ने जैसे बातें बताई हैं कि वो चाह रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करना, और कई बार वो रेड लाइट को तोड़ दे, रेड लाइट से मतलब सिर्फ रेड लाइट तक सीमित ना होकर हर वो जगह जहां पर वो कानून का उल्लंघन कर सकता है या अपनी शर्तों पर जी सकता है कि प्रयास कर रहा है। मेरे ख्याल से ना जो यहाँ पे होना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे लीडर साहब को कमर कस लेनी चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नहीं तो ये देश ना ऐसे ही फड़कता भड़कता रहेगा और ये चीजें आने वाले टाइम पे और उछलती रहेंगी। तो इनको अगर हमें रोकथाम लगानी है ना, तो हमारे लीडर साहब को कहीं ना कहीं इस पे कमर कसनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करते हैं जेनजी जनरेशन की, तो मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। कहीं ना कहीं अभी ये बच्चे ही हैं, तो इनको बच्चों को कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी चाहिए। कहते हैं ना, हीरे को अगर अच्छे से जब तक तराशोगे नहीं, तब तक वो कैसे निखर के आएगा, है ना। तो उसको अगर हमें निखार के लेकर आना है, ऐसे तो बहुत बैठे हैं हमारे, तो उनको मौका देना चाहिए। अभी बच्चों को शायद पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी नेतागिरी इनके लिए नहीं बनी है, तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी सोच पे काम करना चाहिए। और मुझे आपकी ये लाइन ठीक लगी कि बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, नेतागिरी इनके लिए नहीं बनी है। नहीं, लेकिन देखिए ना, अब कंगना रनौत जी के बयान को देखा जाए तो उन्होंने भी कहा कि 21 साल में वो 2 नेशनल अवार्ड जीत लाई थी, इसी उम्र की वो बात कर, अगर उन्हें अधिकार है अपने करियर को चुनने का, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई से इतर भी बहुत सारे करियर। मैं कहती हूँ, और कंगना रनौत को अगर घमंड है इस चीज का, खैर मैं इस पर उन्होंने एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, उन्होंने इस चीज को अर्न किया है, उन्होंने इस चीज को कमाया है, उनकी वो भूख थी उस चीज को लेके, तभी वो आज इस चीज को मैं समझ गया आपकी बात समझ गया आपकी बात। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। और अगर यहाँ पे बात करते हैं लोग, मैं देख रही हूँ उनके बारे में बहुत रीलें कट रही हैं, बहुत बुरा उनके लिए बोला जा रहा है, जो कि मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। तो उनकी मानसिकता में और उनकी मानसिकता में क्या फर्क है, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने अपने एक सीन में पैंटी उतारी, तो किस लिए उतारी, वो एक फिल्म का सीन। मैं समझ गया आपकी बात, आप कह रही हैं, देखिए आपने ये कहीं ना कहीं रुकिएगा चारू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने बयान से असहमति जताई, लेकिन आपने साथ ही कहा कि उनके बारे में भी यदि ऐसी ही बातें बोली जा रही तो फिर फर्क ही क्या रह गया, फिर तो बहस का मसला ही क्या रह जाता है। मैं आता हूं मौमिता जी, एक एक करके पहले ये जो डॉक्टर खन्ना ने बात बोली है इसको समझ लेते हैं। प्रियंका जी, आज की जनरेशन में एक वो उद्वेलित है, वो परेशान है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, उसके अंदर शोहरत की लड़ाई हमारी जनरेशन या पिछली जनरेशन से ज़्यादा है। क्या आप ये देखती हैं अपने इर्द गिर्द, या इस बात से सहमत हैं आप? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो आज की जनरेशन है वो जागरूक है,
और ये कहना कि वो नेतागिरी में पढ़ रही है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की ही जनरेशन है जो जेईई के अंदर इतनी हाई परसेंटेज पर जाते हैं, बच्चे इतनी अच्छी कट ऑफ लेकर के आते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे कुछ हो, और वो लगातार इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनका मेंटल लेवल भी आप देखिए कि 1 साल 2 साल नहीं, कई बच्चे 3-3 साल एग्जाम देते हैं। और यही जो फ्रस्ट्रेशन है, जब पेपर लीक हो जाता है तो आप उनके माँ बाप की हालत समझिए, उनकी खुद की मनोस्थिति समझिए कि वो किस स्थिति में होते हैं। कि जिन बच्चों का पिछली बार जब पेपर लीक हो गया, वो जब क्लियर कर रहे थे उसको, इस बार वो क्लियर नहीं कर पाए, दूसरे बच्चे क्लियर कर गए। तो इस तरह की चीजें, सिचुएशन देख करके आप ये बताइए। हाँ, पिछली जनरेशन की बात करें तो आप मुझे बताइए, उस टाइम पे ना इतना सोशल मीडिया था, ना इतनी ज्यादा रील्स बनती थी, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं पुरानी जनरेशन और आज की जनरेशन। आज की जनरेशन रील बना रही है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा पता चल रहा है। लेकिन सबको कह करके, सबको ये कह करके, आप ये देखिए ना, पिछली आप गांव देहात में चले जाइए, आप सिर्फ टियर 1 और टियर 2 सिटीज में क्यों देख रहे हैं? आप ये क्यों देख रहे हैं? आप अभी भी 2 बड़े लोगों की लड़ाई हो जाइए, मिलेनियल जनरेशन की किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे आपके आईआईटी पास हो, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हो, कोई भी देख लीजिए आप, 2 मिनट आप दे दीजिए उनको। मुझे आपका एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा प्रियंका जी, जो आपने बात बोली वो महत्वपूर्ण है, वो चर्चा को आगे बढ़ाती है। कि आपने कहा कि पहले एक्सप्रेशन इतना नहीं था, इतना पता नहीं लगता था। हो सकता है उस जनरेशन में आपस में जो बच्चे बात करते हो, एक समूह में बात करते हैं, वो सार्वजनिक नहीं हो पाती थी, लेकिन अब वो चीज़ें सार्वजनिक ज़्यादा हो पा रही हैं, इसलिए आपको पता लग रहा है कि ये जनरेशन ऐसी है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि बाकी के लोग भी अपनी बात रखें इस पे। तो हाँ, मोमिता जी, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं और मैं चाहूंगा आप अपनी टिप्पणी करें जब मैं आसमा जी के पास। मैं आता हूं डॉक्टर खन्ना आपके पास। हाँ, प्लीज विदाउट इंटरप्शन, ये रिक्वेस्ट है। देखिए क्या है कि मैं और कंगना शायद सेम जनरेशन से हूँ, मिलेनियम। तो और मैं भी आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फॉर लास्ट 15 years and you can Google, and people can see me on Google by my name in Detective Vyomkesh Bakshi. I have worked with सुशांत सिंह राजपूत। मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ कि जब सुशांत सिंह की देहांत हो गया था, तब एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था, सबको ये इसके बारे में पता है। आई वॉज द वन एंड ओनली पर्सन आफ्टर कंगना रनौत जिन्होंने इसको लेकर बात किए थे, क्योंकि ही यूज्ड टू बी माय को-कलीग, वी वर्क टुगेदर, तो आई हैड द गट्स टू टॉक अबाउट दैट, जहाँ पे सब लोग डर गए थे। और वैसे प्रवीण जी, और भी एक बात कहना चाहूंगी, अभी मिलेनियल की भाषाओं को लेकर बात हो रही थी। आई वॉज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम बंगाल जिन्होंने निर्भया कांड के बाद 5,000 लोगों की रैली निकलवा रही थी इधर से, बंगाल से। तो हमारी प्रोटेस्ट सिर्फ कैंडल से थी और हमने कुछ नारेबाजी नहीं किया था वहां पे, तो एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट। तो वी नो हाउ टू यूज द वर्ड्स। और हमने तब, उस समय कांग्रेस सरकार थी, हमने कोई अपशब्द कांग्रेस सरकार की, जो प्रधानमंत्री मनमोहन जी के बारे में कोई उल्टा गॉट इट, ये भी बढ़िया पॉइंट है आपका, ये भी बढ़िया पॉइंट है कि ऐसा नहीं है, एक मिनट, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है आपका। ऐसा नहीं है कि पहले प्रदर्शन नहीं होते थे, ऐसा नहीं है कि पहले सामूहिक रूप से लोग नहीं आते थे, लेकिन इस तरीके के दृश्य या इस तरह की भाषा या इस तरह की गाली गलौच या इस तरह के वीडियोस ये देखने को नहीं मिलते थे। मैं आसमा जी के पास जाना चाह रहा था डॉक्टर खन्ना, लेकिन आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही, तो क्विक कमेंट करें। मैं कहना चाह रही थी, प्रियंका ने बोला कि एक्सप्रेशन एक अलग चीज है और सेल्फ अवेयरनेस एक अलग चीज है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये भी होता है हमारी कही गई बात का, हमारे बिहेवियर का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो आज का यूथ हो। और आज के यूथ के बारे में जब बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की, तो हार्वर्ड का 2025 का आर्टिकल पढ़ के गूगल पे हर कोई सर्च कर सकता है। हार्वर्ड बिजनेस का कहना है कि, क्योंकि मैं हार्वर्ड का नाम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कुछ भी कहूंगी हमें चाहिए, डॉक्टर खन्ना कैसे कह सकती हैं, वर्ल्ड ऑल ओवर ओनली नियर अबाउट 10 to 15% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सेल्फ अवेयर। तो जिस यूथ की हम जेनजीज की बात कर रहे हैं वो बहुत अवेयर है। आई एम सॉरी, ये रिसर्च डेटा कहता है, क्योंकि हम हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड में नंबर 1 मानते हैं, उस इंस्टीट्यूशन का रेफरेंस देकर मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है कि सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट इमोशनल। हमारा यूथ आईक्यू में, इंटेलिजेंस कोशेंट में हाई हो सकता है, पर अगर इमोशनल कोशेंट की बात करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड पिछले 5 साल के डाटा के अनुसार वो कम से कम 5% और डाउन पर गया है।
और ये रिसर्च कहती है, ये डॉक्टर खन्ना नहीं कह रहे हैं। तो रिसर्च का कहना है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर हुई है, तो अगर पूरे वर्ल्ड में 10 से 15% लोग इमोशनली सेल्फ अवेयर है, तो हमारी यूथ को हम ये नहीं कह सकते कि वो सेल्फ अवेयर है। एक्सप्रेशन होना, इमोशनल एक्सप्रेशन एक अलग बात है, पर आपके कहीं बात का, आपके करे गए बिहेवियर का, आपकी सोच का, दूसरों के फीडबैक का, उसको कंस्ट्रक्टिवली एक्सेप्ट करना, आप उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे, आपका वैल्यू सिस्टम आपके एक्शंस के साथ अलाइंड है कि नहीं है, आपके पैटर्न्स, आपकी इमोशंस, क्या वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहे हैं, और आप क्या महसूस कर रहे हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल अवेयरनेस या इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा, जिसे बोल सकते हैं, मापदंड है, और वो एक स्किल सेट है। मैं समझ गया आपकी बात, और यही तो मैं चाह रहा था। देखिए, आप अब आई ना चर्चा वहां पर कि जिसको कोई सुने तो उसे कुछ मिलेगा, चाहे वो पेरेंट्स सुने चाहे बच्चे सुने। मैं आऊंगा आपके पास प्रियंका जी, निश्चित तौर पर आपका नाम लिया है तो आपके पास कमेंट होगा। आप रखिए वो पॉइंट अपना, मैं अभी आता हूँ आपके पास। आसमा जी, ये अभी क्योंकि आपने सभी के पॉइंट सुन लिए हैं, आप भी इस जनरेशन को एनालाइज कर रही होंगी, बट अभी डॉक्टर खन्ना ने जो बात रखी है वो बाकायदा ये है कि ये बात भारत की नहीं है। इमोशनल कोशेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और बच्चों को लेकर इश्यूज़ या बच्चों की परवरिश को लेकर इश्यूज़, उसमें पिछली जनरेशन हो सकता है बेहतर पेरेंट ना बन पाई हो, इस जनरेशन को बेहतर बच्चा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए कि हम बहस कर रहे हैं। हो सकता है पिछली जनरेशन अच्छी पेरेंट ना रही हो, लेकिन फिर भी आज की जनरेशन के बारे में आपके विचार क्या हैं इतनी सारी डिस्कशन सुनने के बाद? Praveen ji, I don't want to get or delve into the deeper subject of psychological analysis of the Gen Z. But जो recently मैंने जो episode देखा है ये entire movement का, I'm 100% convinced that this entire Gen Z is about strong conviction और एक कमिटमेंट के साथ ये लोग ने ये आंदोलन को चलाया है। सो आई विल गिव माई एप्रिसिएशन टू दीज पीपल who demanded the resignation of Dharmendra Pradhan and who could achieve it. And the spontaneity, I will appreciate the spontaneity because these people had the zeal कि ये लोग एक एम्बिशन के साथ चले। अगर से ये बच्चे उठकर आवाज नहीं, if they would have not rose to this entire movement, today the resignation could have not happened, taken place in the same way. So I will credit this generation for being, for being aware. They are self-aware and they are aware what is going around. These are all politically और इसमें जो conscious कुछ एलिमेंट्स ऐसे आए या कुछ ऐसी चीजें आई जो आपत्तिजनक थी, मूवमेंट को डिस्क्रेडिट मत कीजिए। नहीं बिल्कुल, मैं जो बात आप बोल रही हैं, जो बात आप बोल, एक मिनट, केरल में जब पेपर लीक हो गया था, एक मिनट मोमिता जी भटक जाएगा। आसमा जी, ये जो बात आपने कही, एग्जैक्टली यही बात तो मैंने कही थी जब मुझसे प्रश्न, बिल्कुल यही बात कही। मैं तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, मैं इसको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, बट इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं कि वहां बच्चे थे, उनके वीडियोस हैं जिन्होंने आपत्तिजनक बातें कही हैं, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी, मैं चाहता हूं कि ये बैलेंस हो। ये आप बेशक साइकोलॉजी के डीपर साइड में मत जाइए, लेकिन जो दिखा है, जो सबके सामने आया, उसको भी छोड़िए मत नजरअंदाज, क्योंकि वो पॉलिटिकल फायदे की चीज है तो उसको हम नजरअंदाज कर दें, ये भी ठीक नहीं लगेगा। एक अच्छा गहरी चर्चा चल रही है। मैं पोएटिक तरीके में ये बात का जवाब देना चाहूंगी। पहले तो जुल्म सितम से होश छीन लिए, फिर दीवानगी का नाम इन्हें दे दिया है। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। पहले तो लाठी चार्ज कराओ, फिर जुल्म करो, बच्चों पे पेपर लीक कराओ, उनके माँ बाप को इतना प्रेशर है एजुकेशनल लोन्स का, इसके बाद कहो कि ये बच्चे पागल हो गए हैं, ये बच्चे गटर जनरेशन के हैं, इनके माँ बाप ने प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं दिया है। तो अगर इनके होश खोए भी तो उसकी जिम्मेदार सरकार, लेकिन होश खोए, ये बात आप मान रही हैं? मैं नहीं मानती कि हर कोई, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज डोंट डिस्क्रेडिट द मूवमेंट दैट हैज बीन टेकन फॉरवर्ड बाय दिस जनरेशन। आई एम ट्राइंग टू से दैट one or two selective 1 or 2 or 3 or 4 kids might have spoke something. आपको पता है प्रवीण जी, उसमें अंडर एज बच्चे भी थे, माइनर्स भी थे, तो आप बताइए आपको इन लोग का एज पता होगा? क्यों गए? So that is what I am trying to say. Don't be selective and don't target the minors here. You are not aware of the वैसे age कोई of एग्जाम those होने से पहले लोन नहीं लेता है मैम।
एग्जाम हुआ ही नहीं तो उसके लोन कैसे एजुकेशन लोन हो सकता है? ये बात मत कहिए कि लोन की प्रेशर है, लोन नहीं लिया जाता है कि जब तक आपके हाथ में ये रिजल्ट ना इनका हो। पॉइंट ठीक है, मैं इस पे सहमत हूँ, ये पॉइंट ठीक है, बहुत अच्छा बट यहाँ पे मैं एक बड़ी बात कहना चाहती हूँ। एजुकेशन लोन बहुत बाद में ठीक है होता ठीक है, अभी किसी की बात समझ में नहीं आएगी, फिर क्या होगा? एक मिनट रुकिए सब एक-एक करके सबका point लेते हैं। रुक जाइए, आप भी रुक जाइए, चारू जी रुक जाइए। जी बिल्कुल। ये बात तो सही है, लेकिन एक जो पॉइंट आया आसमा जी ने जिस बात को, क्योंकि वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, तो उन्होंने उस अंदाज में रखा और ठीक ही रखा। उन्होंने कहा कि पहले होश आपने उनके उड़ा दिए, लाठीचार्ज किया, नीट पेपर लीक कर दिया, फिर दीवानगी का नाम दे दिया, उनका ये कहना है। तो भाई इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन? मैं इस सवाल को ऐसे रखता हूँ, बताइए अब आप। चारू मैं जी इसका जवाब, हाँ बोलिए, मैं इसका जवाब देती हूँ। बोलिए। तो ये तो सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी, जो ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। हमने इतना सारा इसका रिएक्शन देखा, ओवरऑल यहाँ से भी बहस छिड़ रही है, वहां से भी बहस छिड़ रही है, तो ये तो आना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहली बात तो हमारे लीडर साहब को ना ये पहले दिन ही इसको रोकथाम कर देनी चाहिए थी, ये चीज आगे ही नहीं बढ़नी चाहिए थी। उनको देखना चाहिए था अपनी आंखों से कि यहाँ पे बच्चियां भी जा रही हैं, मेरे भाई बहन भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, मेरी जनरेशन के भी हैं, मेरी छोटी जनरेशन के भी, मेरी बड़ी जनरेशन के भी, सब लोग मिक्स एंड मैच करके सब लोग गए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे लीडर साहब जी को इसको रोक ही देना चाहिए था, ये बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। उन्होंने इस चीज को इतना बढ़ाया है तब ये बात इतनी बड़ी है। अदरवाइज अगर पहले दिन ही, दूसरे दिन ही ये बात को रोक दिया जाता, समझदारी से इसके ऊपर एक्शन लिया जाता, कमेटी बिठा के, मेंबर्स में इसकी मीटिंग बिठा के इसके ऊपर अगर बातचीत हो जाती, तो शायद ये मुद्दा बढ़ता ही नहीं। आज जो ये हमारे को इतना भयानक सा जो रूप देखने को मिल रहा है, ये रूप हमें देखने को नहीं मिलता। हमारा देश इतना परेशान नहीं होता, ठीक है, हमारे स्टूडेंट इतने परेशान नहीं होते। मेरे साथ के मोमिता जी, इतना दबाया गया कि ये रूप देखने को मिला इस आंदोलन का और युवाओं का। जी मोमिता जी, शुरुआत में ही रोक देना चाहिए था। हाँ मुझे पूछना है? जी मोमिता जी, इतना दबाया गया युवाओं को, इतने कष्ट में थे कि ये रूप सामने आ गया। हो सकता है पहले दिन नहीं होता, लेकिन बाद में जैसे जैसे उनको सप्रेस किया गया, उनका साहस बाहर आता गया। एक सेकंड चारू जी, एक सेकंड। बिल्कुल, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था, बातों में समझ में नहीं आ रहा था, और एक बार रिपीट कर सकते हैं? उनको इतना सप्रेस किया गया या वो इतने परेशान हो गए थे, और उसके पीछे नीट है, उसके पीछे लाठीचार्ज है, जिसकी वजह से उनका ये रूप सामने आया। नहीं तो इसको अगर पहले थाम लिया जाता, उनकी बातों को एड्रेस कर दिया जाता, तो ये चीजें ऐसी नहीं होती और ना ही इनकी नाराजगी और गुस्सा ऐसा होता। बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो ये कहूंगी प्रवीण जी, उसका जो कष्ट के बारे में बात कर रहे थे, किसी को देख के तो लगा नहीं भाई कि वो बहुत दुख में है, बहुत कष्ट में है। जैसे रील्स बना रहे थे अपना गर्दन हिलाकर, कमर हिलाकर, देख के लगा नहीं कि ये लोग बहुत कष्ट में है। दूसरी बात, जैसे पार्टी बना रहे थे, चश्मा पहन के सौरभ दत्त अचानक से एकदम भावुक होकर गर्दन ऊंचा करके, जैसे मोमिता जी वो मुझे लगता है मोमिता जी वो तो बात खत्म ही हो गई ना। वो तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया उन लोगों ने, उनको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते उनको। सरकार ने इस्तीफा लिया है शिक्षा मंत्री का, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कभी, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो बात कभी नहीं हुई थी वो हुई है। तो इसको आप ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि आंदोलन फेलियर रहा। बुलाए थे कांग्रेस के समय, जितने सारे पेपर लीक का मुद्दा था वो लेकर कितने सारे एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफा आपके हाथ में आए। आप बताइए जरा, इस्तीफा देने से क्या कल से एकदम सारे सब कुछ चेंज हो सकता है? पूरी सिस्टम चेंज हो जाएगी क्या? ये बात ही नहीं है ना, ये तो मेरे ऐसा ही है कि कांग्रेस में मनमोहन सिंह की समय कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर, रुकिए तो सही, मैं मेरा सवाल फिर से सुनिए। देखो समझदारी, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है मोमिता जी, मेरा सवाल ये नहीं है ना, मेरा सवाल ये नहीं है सही, और सुनिए तो सही, मेरा सवाल ये है ही नहीं है सही है कि गलत है, इस पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं, ये डिस्कशन का विषय ही नहीं है हमारा। मेरा विषय यह है कि कोई तो दबाव सरकार पर आया होगा इस आंदोलन का, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। कोई तो दबाव रहा होगा ना, वो दबाव जो है वो सरकार ने महसूस किया तो बात ही खत्म हो गई कि आंदोलन फेलियर है या सक्सेस है। प्रवीण जी, मैं इसको दबाव के रूप में नहीं देखती हूँ। मैं मानती हूँ देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। वो बच्चे से बुजुर्ग तक सबके लिए सोचते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन लेने में थोड़ी देर कर दी। ये डिसीजन उनको शायद पहले लेना पड़ता था।
पर मैं ये कह रही हूँ ऐसा नहीं है। आप जो लोग सोच रहे हैं कि ये स्टूडेंट जीत गए हैं, खुश होकर चिल्ला रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सरकार हार चुके हैं और ये लोग जीत गए। मैं आपको कहती हूँ कि सरकार को भी अपना सोचना है, ठीक है। और क्या है प्रवीण जी, जब इलेक्शन की बात आते हैं, चुनाव की बात होता है ना, सिर्फ स्टूडेंट्स लोग नहीं, पॉलिटिक्स हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और खास तौर पर चुनाव जैसे सेंसिटिव समय में, उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसा संवेदनशील, एक मिनट हम जानते हैं कि इतने संवेदनशील समय पर सरकार शांत नहीं रहेगी। अभी वर्तमान परिस्थितियों को थामना था और आगे की रणनीति बनाएंगे। अब मैं आपकी बात समझ गया हूं। अभी वो विषय क्योंकि लंबा हो जाएगा और चर्चा के अंत में जा रहे हैं, प्रियंका जी के पास भी मुझे जाना है, बड़ी देर से सुना नहीं उनको। तो प्रियंका जी, एक ये जो बात निकल कर आई है वो बात ये है कि ठीक है जेन जी की इसको जीत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन फिर भी हम उनमें क्या संस्कार डाल रहे हैं। मान लीजिए आगे के लिए भी ऐसे ही किसी परिस्थिति में किसी पॉलिटिकल आंदोलन के फायदे के लिए उनको झोंक दिया जाए, उन बच्चों को, ये बात सही है कि उन बच्चों को अभी बहुत कुछ समझना है, शायद उन्हें पता भी नहीं था कि ये किस तरह का मूवमेंट है, बट उनको टूल बना लिया जाएगा। तो इसको भी रोकने की जरूरत है, इनको टूल ना बनाया जाए। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने सिर्फ कुछ बच्चों को सुना है। शायद वहां पर आने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने मना किया, लेकिन हमारा दिल नहीं माना और हम लोग गए, क्योंकि हमारे जो आगे फ्यूचर है उसका सवाल है। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा जो है विचार है वो ये है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है वो जो बंदा है वो रिजाइन करे। और ये चीज प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो जिम्मेदारी से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की सलाह सरकार को देते हैं और सरकार को गलत चीजों पे डिफेंड करते हैं, जिनकी वजह से सरकार कितनी बार शर्मिंदगी महसूस करती है और फिर आखिरकार उनको सामने आकर के ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि शायद, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था जब किसान बिल आया था कि हमने शायद सही तरीके से किसानों को समझा नहीं पाया, इसलिए हम किसान बिल वापस ले रहे हैं। और इस बार भी उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की कि हाँ गलती हुई, प्रधान जो आपका धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका रेजिग्नेशन लिया गया। लेकिन अभी कभी कहते हैं इमोशनल चीजों की बातें, कभी कुछ करते हैं, कभी थीसिस उठा करके लाते हैं, कभी रिसर्च लाते हैं। मुझे आप बताइए कि जिन माँ बाप ने 17 बच्चों ने आत्महत्या कर ली नीट परीक्षा के अंदर और अनगिनत परीक्षा, मैं कहती हूँ आप एक परीक्षा का नाम लीजिए जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा। सीबीएसई में इस बार क्या हुआ है, किस तरह की चीजें हुई हैं, किस तरह का मेंटल ट्रॉमा आज की जनरेशन फेस कर रही है, उसको आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आज के बच्चों में इमोशनल जो है वो क्वेश्चन नहीं है। आप ये तो देखिए, आप बच्चों से मिलिए जाकर के। मैं खुद जेनज़ी की माँ हूँ, मेरे बच्चों को देखिए स्ट्रांगली, मेरे बच्चे गए थे प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन ना अभद्र भाषा इस्तेमाल करी, ना वो सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि उनको अपने फ्यूचर में इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हर उस अधिकारी को लेनी पड़ेगी, हर उस मिनिस्टर को लेनी पड़ेगी जो उस पद पर बैठा हुआ है। आप ये कह करके उन माँ बाप के पास आप मिलने गए क्या जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया सिर्फ इस गलती की वजह से कि पेपर लीक हो जाता है? कितने साल आप डिफेंड करेंगे कि पिछली सरकार में होता था? आप कितनी टाइम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी आप ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार मतलब बच्चों के पास तकलीफ थी, जेन्युइन तकलीफ थी, उसको उन्होंने अपने तरीके से रखा और ये उनकी मजबूरी थी। वो पॉलिटिकल टूल नहीं बने, वो स्वेच्छा से गए, माता पिता ने उनका ये भी बात निकल कर आई है। मोमिता जी क्विक कमेंट करिएगा ताकि मैं बाकी लोगों से भी रैप अप कमेंट ले लूं। मोमिता जी आप सुन पा रही हैं मुझे? शायद नहीं। डॉक्टर निशा, अब मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिमाग में बड़ी देर से चल रही थी कि वो ये जो जेन जी का पूरा, ये इसको बंद करिएगा, जेन जी का जो पूरा आंदोलन रहा है, इसका इम्पैक्ट अन्य बच्चों पर, आज की जनरेशन पर क्या पड़ेगा। और आज की जनरेशन के बच्चे तो थे ही, लेकिन कई बच्चे ऐसे थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर सोशल मीडिया के जरिए या इमोशनल क्वेश्चन, जो आपने कहा ना इमोशंस के जरिए साथ में थे। क्या उनके अंदर क्रांति वाले भाव में कोई बढ़ोतरी होगी? देखिए, जो आपके आउटसाइड हो रहा होता है उसका असर डेफिनेटली आप पर पड़ता है। पर इसके साथ साथ मैं प्रियंका की एक बात का जवाब है, मैं बिल्कुल उन परिवारों के साथ हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जिन परिवारों ने अपने आप को झोंका है आग में। पर मैं एक चीज़ यहाँ पर एज ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कहना चाहूँगी, कोई भी इंसान जो अपने आप को किसी भी फेलियर के बाद इतना मजबूर कर दे कि मैं
चला जाऊं और मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल अनस्टेबिलिटी को अपने आप से दर्शाता है। और ये एक हाई पॉइंट है, हमें ये सोचना होगा कि हमारे देश के युवा की और परिवारों की मेंटल हेल्थ क्या है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और रही बात, डेफिनेटली इस क्रांति का असर पड़ेगा। देखिए, सही चीज के लिए स्टार्ट उठाया जाए, वो चाहे आज हो, 10 साल पहले हो, 20 साल पहले हो, 50 साल पहले हो। मुझे ऐसा ये कह मानना है कि देखिए, महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह किया था, उन्होंने भी नमक आंदोलन किया था, वो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें की थी, पर भाषा का प्रयोग करके ही उन्होंने ही हमें आजादी दिलाई। हर तरह के काम उनको ही गालियां दी जाती हैं। बस एक लाइन ऐड कर दीजिएगा। जो आज जेनजीज को गाली दे रहे हैं, वो लोग उनको भी गालियां देते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी मोमिता जी, मैं आया था आपके पास, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। जी बोलिए। हो गया था लाइन। देखिए क्या है कि मैं ये कहना चाहूंगी, जेनजी भी दो तरीके का होता है। एक उछलते हैं और उसके घर वाले कुछ बोलते भी है तो वो सुनते नहीं है, और दूसरे जेनजी ऐसे होता है, जैसे मैं अपने घर में देखती हूँ, मेरा भाई खुद जेनजी का हिस्सा है, तो एक संस्कार की बात होती है। जब भगत सिंह का फोटो लेकर जेनजी कहते हैं कि हम भगत सिंह जैसे लड़ाई कर रहे हैं, उनको ये सिखाने वाला घर पे कोई है ही नहीं कि भाई भगत सिंह कम्युनिस्ट को फॉलो करते थे, सही बात है, पर भगत सिंह ने कभी एंटी नेशनल बात नहीं की। उन्होंने देश के लिए जान दी, आजादी के लिए जान दी, पर वो आजादी कश्मीर को आजाद करने के लिए नहीं था। ये उसको समझाने वाला कोई नहीं है। यही जेनजी जब कुछ भी करके ये प्रेमानंद महाराज की अपमान करके बैठे रहते हैं, उसके घर में ये कोई होता नहीं है समझाने वाला कि आप प्रोटेस्ट में गए हो, आप प्रेमानंद महाराज जो सनातन की बात करते हैं उसको अपमान मत करो। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंटिंग के साथ भी जुड़ा होता है। और एक बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि तो मैंने कहा ही, मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हो सकता है हम जेन जी की इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन वॉश हो रहा है। मैं समझ गया आपकी बात। ये सारे पॉइंट्स आए हैं, ये सारे पॉइंट्स आए हैं चर्चा में, सारे पॉइंट्स आए हैं कि उन्हें पॉलिटिकल टूल नहीं बनना चाहिए, ये बात भी आई। मैंने कहा कि आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के जनरेशन की पेरेंटिंग की हम बात नहीं करते हैं। हो सकता है वो पिछली जनरेशन से बहुत कमजोर हो। इन दोनों विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर खन्ना ने महत्वपूर्ण बात कही है कि बच्चों की मेंटल है, ये हम ठीक है कि बच्चों को दबा दिया, नीट एग्जाम को इशू बनाए, पॉलिटिकली ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम नहीं देते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ भी इश्यूज आ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च के, मैं खुद मनोवैज्ञानिक हूँ पढ़ाई लिखाई से, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। और ये बात ठीक है कि हम लोग पेरेंट्स हैं, तो हम लोगों को जिम्मेदारी से अपने बच्चों के बारे में, इन देश के बच्चों के बारे में विचार करना चाहिए। राजनीति एक तरफ है, बच्चों की मेंटल हेल्थ और उनके साथ में जो इश्यूज आ रहे हैं वो दूसरी तरफ है। ये संक्रामक नहीं होना चाहिए और बच्चों में नहीं फैलना चाहिए, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। लेकिन ये एक स्वस्थ चर्चा रही, अच्छी चर्चा रही, और खास तौर पर मैं अकेला ही पुरुष था इस पैनल में और मैं बड़ा डरा सा था, तो आप लोगों ने मेरा इतना सहयोग किया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आसमा जी आपका धन्यवाद, प्रियंका जी आपका धन्यवाद, चारू जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर खन्ना, मोमिता जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बातचीत होती है। तो बात इंडिया की में आज ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। शुरुआत तो हुई कंगना रनौत जी के बयान से, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि ये बात इस बयान की नहीं, इस बयान के बहाने चलिए ये समझिए कि वो कहती हैं कि ये जनरेशन ऐसी 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 है। वो शब्द ठीक है, वो आपत्तिजनक थे, किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया, पार्टी भी शायद हो सकता है स्वीकार न करे। लेकिन जब ये प्रश्न उठते हैं जनरेशन पर, तो सवाल ये आता है कि क्या नई जनरेशन के सामने, अगर वो स्मार्ट है, उसके पास में रिसोर्सेस हैं, उसके पास में इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, तो इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं। क्या मेंटल हेल्थ एक इशू बन सकता है? जैसे कुछ गंभीर सवाल निकल कर आए हैं। जवाबों के लिए आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बात इंडिया की में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।